प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के, इसमें काव्य खंड से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो कि आपके प्रश्न बैंक में स्पष्ट उल्लेखित कर दिए गए हैं। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देख लें आप लोग कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न जो काव्य खंड से बन रहे हैं, उन काव्य खंड के प्रमुख प्रश्नों का आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुतिकरण करने वाला हूं और आप लोगों को समझा दूंगा एक ही वीडियो के माध्यम से आपके पूरे काव्य खंड को। तो बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। और फिर से मैं कहूँगा, मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है और अब क्लियर हो चुकी है लगभग, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेसन है। बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसमें देखें, काव्य की परिभाषा और काव्य के मुख्य भेद लिखिए। ये जो पहला प्रश्न है। अब बच्चों, आपके पास जो भी गाइड है इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी है। देखो ये क्या लिखा है, काव्य के दो और भेद किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य, काव्य को दो प्रकार माना गया। अरे भाई, काव्य की परिभाषा तो बताओ, फिर उसके बाद आप ये फालतू की बात करना कि ये और ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्नों को तो पढ़ें मगर उत्तर लिखने के पहले एक बार क्लियर कर लें कि उत्तर में क्या लिखा है। अब आप यहाँ से याद करके बैठ जाओ, ये बोल रहे काव्य के मुख्य भेद लिखिए। अब काव्य के मुख्य भेद केवल श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य होते हैं, बाकी ये महाकाव्य और खंड काव्य कहाँ से ऐड हो गया। इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी काव्य की परिभाषा। अगर आपको पेपर में आ गया कि काव्य की परिभाषा लिखिए, तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग काव्य, फिर आप लिखेंगे भरत मुनि के अनुसार। यहाँ देखें, मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। भरत मुनि के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मेरे वीडियो देखते समय आप बताता हूं कॉपी पेन ले करके बैठें और जो भी मैं पढ़ाऊं उसको नोट करते चलें बच्चों, उससे आपका ही बेनिफिट है। होता यह है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं और फिर उसको लिख लेते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में डबल सेट हो जाती है। इसलिए जो भी आप पढ़ो उसको लिखते जाए करें। वीडियो आप ओपन करें, कॉपी पेन रखें, जो मैं यहाँ बताऊँ आप उसको एक बार एक नोट्स बना लें, क्योंकि वीडियो में देख करके आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। ताकि आपके नोट्स रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखते हैं काव्य की परिभाषा भरत मुनि के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। क्या? रमणीय अर्थ को प्रतिपादक या प्रकट करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी आप लिख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। आप ये लिखेंगे पूरी, देखिए ये संस्कृत की लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप चाहें तो इतना भी लिख दोगे तो भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि प्रश्न क्या था कि काव्य की परिभाषा लिखना है और उसके भेद बताने। ठीक है, काव्य की परिभाषा चाहे आप संस्कृत में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो आप ये दोनों डेफिनेशन याद कर लेना बच्चों और इसको लिख देना। ये आपके क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, बहुत हद तक चांस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखें, काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य होता क्या है बच्चों? एक प्रकार की मैं बोल दूं कि ये कविता होती है। यह कविता की जगह हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताना चाहें कि जैसे आप किसी भी चीज़ का आनंद कैसे लेते हैं, या तो उसे देख करके या तो उसे सुन करके। जैसे कहानी की बात है बच्चों, जैसे आप ये वीडियो है, फिलहाल मैं आपको मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप मेरी बात को सुन करके आनंदित हो रहे हैं या समझ रहे हैं। अगर मैं आपको अपने चेहरा दिखा करके पढ़ाता तो आप मुझे भी देखते जाते और पढ़ते भी जाते, तो वो आप देख करके वहाँ पे आप समझते। ठीक है, तो यहीं पे देखें, काव्य के दो भेद होते हैं बच्चों, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे सुन करके आनंद लिया जाता है, और दृश्य काव्य जिसे देख करके आनंद लिया जाता है, या जो दिखाई देने वाला काव्य होता है जिसे देख करके आनंद की अनुभूति होती। खैर, आप यहाँ देख लें काव्य के कितने भेद होते, तो काव्य के दो भेद होते, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब बच्चों, ये तो हमने आप लोगों का जो पहला प्रश्न था, काव्य की परिभाषा और काव्य के मुख्य भेद लिखिए, इसको मैंने उत्तर बता दिया। काव्य की परिभाषा बता दी और काव्य के मुख्य भेद बता दिए। अब आप नीचे एक और प्रश्न देखें, शैलों की दृष्टि से। देखिए यहाँ फिर प्रिंट है गलत, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद लिखिए। तो शैली की दृष्टि से काव्य के यहाँ पे तीन भेद बताए हैं। पद्य काव्य, मैं यहाँ पे बता दूं, ये हैं बच्चों तीन भेद, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब ये पद्य काव्य क्या होता है बच्चों? आपने कविताएं पढ़ी होंगी,
कि जैसे आपको एक कविता की मैं पंक्तियां बता रहा हूँ कि बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसी चीज़ को आपको कविता के रूप में प्रस्तुत किया तो वो पद्य काव्य। अब हम इसी चीज़ को बता दें गद्य के रूप में कि एक बहुत ही साहसी महिला थी जिसने अंग्रेज़ों से अंतिम अपनी सांस तक लड़ाई लड़ी और लास्ट में उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वो थी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। तो देखिए ये हमने कहानी के रूप में बताया। तो ये था गद्य काव्य। और चंपू काव्य वो होता है बच्चों जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो जाता है। डेफिनेशन आप देख लें, यहाँ देखें सबसे पहले पद्य काव्य की डेफिनेशन। इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य के रूप में किया जाता है। देखें ये है पद्य काव्य की परिभाषा। यहाँ पे हालांकि इसमें केवल प्रश्न में ये पूछा गया है कि शैली की दृष्टि से काव्य के भेद लिखिए। इसकी डेफिनेशन के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी आप लोग लिख दीजिएगा इसमें किसी कथा का वर्णन। ठीक है, ठीक है, क्या आप लिखोगे कि इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो काव्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है बच्चों पद्य काव्य। अब उसके बाद आपका आता है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य की डेफिनेशन देख लें कि इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। बस कुछ नहीं, इस पद्य काव्य में लिख देना इसमें किसी कथा का वर्णन पद्य में किया जाता है या पद्य के रूप में किया जाता है। गद्य काव्य में आपका लिख देना इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य के रूप में किया जाता है, जैसे जयशंकर की कामायनी। और चंपू काव्य क्या होता है बच्चों, इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। मतलब गद्य भी मिलेगा और पद्य भी मिलेगा, कविता भी मिलेगी और कहानी भी मिलेगी। एक्चुअल में पद्य काव्य होता है कविता और गद्य काव्य होता है कहानी का रूप। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न तीसरा, प्रबंध काव्य की परिभाषा को उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखें बच्चों, प्रबंध काव्य की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। क्या है, देखें इसमें जैसे यहाँ से डेफिनेशन क्या है, इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। अब देखो थोड़ा सा आपको सुधार करना है, मेरी लैंग्वेज के हिसाब से आप लिखें क्या, प्रबंध काव्य। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको उसी हिसाब से लिखना है। आप शुरू में यहाँ क्या लिख लोगे, प्रबंध काव्य वह काव्य है, प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें, इसमें की जगह आप क्या लिख दोगे, जिसमें। देखो बहुत अच्छे से मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं। प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती। देखिए प्रबंध मतलब एक सिस्टमैटिक, एक प्रबंध रहता है पूरा का पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक चलती है। देखिए क्या, प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक, आदि मतलब स्टार्टिंग से, अंत तक मतलब लास्ट तक, क्रमबद्ध रूप से चलती, मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता, कहीं पे भी वो कहानी रुकती नहीं है। और गौड़ कथाएं, गौड़ कथाएं मतलब कि छोटी छोटी बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरीज और बीच में ऐड होती रहती हैं। गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रबंध काव्य की डेफिनेशन। फिर से मैं बता दूं, प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है, कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता एवं गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। उदाहरण, अब इसके बाद आपको यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखना है। उदाहरण आपको लिखना हो तो चलो लिख देना उदाहरण रामचरितमानस, बस, और ज़्यादा नहीं लिखना, ये फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। उदाहरण लिख दो रामचरितमानस। क्यों, अरे आपने ये डेफिनेशन तो दे दी है रामचरितमानस, आपने उदाहरण बता दिया बच्चों कि रामचरितमानस में भी ऐसा ही हुआ है। शुरू से लेके आखिरी तक पूरी राम जी की कथा चलती रही और बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरीज आती रहीं, जैसे लंका कांड आ गया या सीता जी का स्वयंवर आ गया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप समझ गए ना मेरी बात। ये रहा बच्चों प्रबंध काव्य की डेफिनेशन। अब इसी में एक प्रश्न और है, वो ये है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखना। पहले आप इसको देख लो। तो प्रबंध काव्य के बच्चों दो भेद होते हैं, आपको परीक्षा अध्ययन के माध्यम से भी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। तो महाकाव्य है रामचरितमानस, इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, और खंड काव्य है सुदामा चरित या पंचवटी, जो भी लिखना हो। इसके सुदामा चरित के हैं कौन, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास।
ये हैं इसके रचयिता सुदामा चरित्र के। तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपका प्रबंध काव्य का। आप देखो प्रबंध काव्य की इसमें भी एक डेफिनेशन दी हुई है। तो बच्चों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने इतनी अच्छी डेफिनेशन बताई, इसको आप तैयार कर लेना। फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ क्या? देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ, याद कर लो मेरे साथ। प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध चलती है, कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बन करके आती हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभी उदाहरण लिखते हैं ना, रामचरितमानस। अब बच्चों इसके बाद एक दूसरा काव्य आ गया जिसका नाम है मुक्तक काव्य। दो प्रकार के काव्य हैं, एक प्रबंध है, प्रबंध मतलब पूरा सिस्टम A to Z, A से लेके Z तक। एक होता है बच्चों मुक्तक। मुक्तक मालूम क्या होता है? मुक्तक ऐसा होता है, देखो प्रबंध काव्य में क्या होता है, A B C D डैश 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 Z तक, ये कहलाता है हमारा प्रबंध काव्य। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस चलता है, A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर लास्ट में Z आएगा प्रबंध में। जबकि मुक्तक में मालूम क्या होता है, मुक्तक एक फ्री काव्य होता। कहो पहले आ जाए इसमें Y आ जाए, फिर B आ जाए, फिर M आ जाए, फिर N आ जाए, फिर पता चला A आ गया, फिर लास्ट में यहाँ Z आ गया, फिर यहाँ पे पता चला C आ गया। मतलब कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, किसी भी हिसाब से ये काव्य लिखा जाता है। देखें इसकी परिभाषा, मुक्तक काव्य कविता का वह प्रकार है, देखें मुक्तक काव्य कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता ना हो। प्रबंधकीयता मतलब एक सिस्टम ना हो। इसमें एक छंद में कही गई बात, देखो इसमें एक छंद में कथित बात, कथित की जगह आप कही गई बात लिख सकते हो। इसमें एक छंद में कही गई बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। मुक्तक काव्य क्या होता है बच्चों? कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता ना हो। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। ये हो गई मुक्तक काव्य की डेफिनेशन। उदाहरण लिखते हैं ना, कबीर एवं रहीम के दोहे, मीराबाई के पद्य आदि, ये सब मुक्तक रचनाएं हैं। समझ में आया आपको मुक्तक रचनाएं क्या होती हैं? मतलब कि A का Z से कोई रिलेशन ही नहीं हो, पता चला वो कह रहे हैं, ये तो हो गया बहुब्रीहि समास, मतलब कि दोनों पदों को छोड़ के किसी अन्य का ज्ञान कराने लगा, ठीक है ना। तो वही होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की डेफिनेशन आप लोग फिर से अच्छे से देख लो। कविता का वह प्रकार जिसमें प्रबंधकीयता ना हो, मतलब कोई सिस्टम ना हो। इसमें एक छंद में कही गई बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना, एक मिनट, कोई संबंध, बस इतना बस, एक इस दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। और ये उदाहरण लिख देना, हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य मैंने बता दिया। अब बच्चों इसके बाद आता है अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महाकाव्य और खंड काव्य। दोनों प्रश्न हैं, ये है 6वें नंबर पे महाकाव्य और 7वें पे आएगा खंड काव्य। तो महाकाव्य की परिभाषा आपको बतानी है और खंड काव्य की परिभाषा आपको बतानी है उदाहरण के साथ। तो इन परिभाषाओं को याद करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखें बच्चों आप लोग यहाँ पे महाकाव्य की डेफिनेशन, उसमें जो आपकी GPH में दी हुई है उतनी अच्छी नहीं है, परिच्छेदन में देखें क्या लिखी हुई है। महाकाव्य एक विस्तृत काव्य होता है, इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है। देखो विस्तृत काव्य, महा मतलब महान, मतलब बड़ा काव्य होता है, विस्तृत होता है। प्रकृति का विशद चित्रण मतलब कि यदि प्रकृति के बारे में बताया गया है तो बहुत अच्छे से पूरा विस्तार से बताया जाता है। जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, जैसे कि रामचरितमानस महाकाव्य, ठीक है। तो राम भगवान के पूरे जीवन का उल्लेख किया है उनने कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, फिर उन्होंने कहाँ पे शिक्षा दीक्षा पाई अपनी, फिर वो कहाँ पे विश्वामित्र जी के साथ कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की, लास्ट में उन्होंने रावण के साथ वहाँ पे रावण का वध किया, फिर लास्ट में वो वैकुंठ को सिधार गए, पूरा वर्णन किया है A to Z। अच्छा, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब ये बड़ा है ना, महाकाव्य विस्तृत काव्य होता है, तो बच्चों इसमें पात्रों की मतलब कैरेक्टर जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या भी अधिक होती है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी महाकाव्य की डेफिनेशन। इसमें लिख देना हिंदी के 2 महाकाव्य हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी का और कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अब उसके नीचे आप देखें खंड काव्य। तो खंड काव्य में आप क्या है, हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम परिभाषा देखें। देखो महाकाव्य और खंड काव्य दोनों एक साथ बता रहा मैं।
महाकाव्य विस्तृत होता है और खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का, मतलब कोई एक छोटी सी घटना का उल्लेख होता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। देखो इसका अपोजिट है। फिर प्रकृति का विशद चित्रण होता है। अब यहाँ पे ये प्रकृति वाला खंड इन्होंने छोड़ दिए हैं। आप इसी लाइन में ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, प्रकृति का विशद चित्रण होता है, विशद की जगह आप लोगों को एक शब्द लिखना है, मैं यहाँ पे बता दे रहा, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, इतना बस लिखना है। ये जो शब्द है ना विशद, विशद की जगह आपको इतना लिखना है कि इसमें प्रकृति का संक्षिप्त रूप में चित्रण होता है, मतलब शॉर्ट में बताया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका खंड काव्य का। फिर इसमें क्या था? तीसरे में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, मतलब पूरे जीवन की A to Z सब घटनाएं बताती है, और इसमें क्या है, कोई एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। तो ये हो गई बच्चों हमारी खंड काव्य की डेफिनेशन। अब इसलिए मैंने ऐसा बताया दोनों में, ताकि आपको अगर अंतर आ गया पेपर में कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना, तो आप पहला अंतर क्या लिखोगे? महाकाव्य विस्तृत होता है। खंड काव्य क्या लिखोगे? खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है। इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है, और इसमें क्या लिख दोगे? इसमें प्रकृति का संक्षिप्त रूप से, अभी मैंने बताया ना आपको लिख करके, विशद की जगह आप लिख दोगे संक्षिप्त रूप से चित्रण होता। फिर जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें किसी एक घटना का या व्यवहार का चित्रण किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, आप यहाँ लिख देना, इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है या कम होती है। ठीक है, ये आप लिख दोगे तो ये खंड काव्य की डेफिनेशन हो गई। फिर आप ये दो उदाहरण लिख देना, जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचना और सुदामा चरित नरोत्तम दास की सिद्धराज, जो भी आपको लिखना हो ये आप लिख देना। आप देखो इसके नीचे दिया था महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। देखें आप, ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी पूछ लिया गया है, तो इस प्रश्न को भी आप देख लें कैसे लगे हाथ। ये देखिए वही चीज़, इसमें जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है, इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें केवल एक ही रस होता है मुख्यतः। ठीक है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद होता है। फिर आप चौथा पॉइंट आपको कोई रचना लिख देनी है, रामचरितमानस तुलसीदास और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, अब एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। महाकाव्य में लिखिएगा, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ करके। ये देखिए, ये परिच्छेदन है, परिच्छेदन और महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। देखो चौथा पॉइंट, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं। तो आप लोगों को बिलीव कराने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और देखें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया, इसमें एक पॉइंट और इससे आप नोट कर सकते हैं, महाकाव्य विस्तृत होता है और खंड काव्य संक्षिप्त होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। महाकाव्य में आप क्या लिख दोगे? महाकाव्य एक विस्तृत काव्य होता है, खंड काव्य एक संक्षिप्त काव्य होता है। तो बच्चों देखो 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अगर आप 5 या 6 पॉइंट लिख दोगे तो कोई पाप तो पड़ नहीं जाएगा आपको। जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप गाइड की लैंग्वेज लिखोगे ना पूरी की पूरी ज्यों की त्यों, तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में होता है कि सब लोग के उत्तर एक से ही रहेंगे, लगभग सभी लोग। तो आप एक काम करना, पहला पॉइंट ये लिखना, महाकाव्य एक विस्तृत काव्य होता है, खंड काव्य एक संक्षिप्त काव्य होता है। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखना, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। फिर महाकाव्य में अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। फिर आप चौथा पॉइंट लिख देना, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। कौन सा? ये पॉइंट बना करके, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं। फिर आप अगला पॉइंट लिख देना, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद होता है। और उदाहरण लिख देना, महाकाव्य का रामचरितमानस तुलसीदास, खंड काव्य का ये लिख देना। तो बच्चों यहाँ पे जो आप लोगों का मुख्य जो आपका पोर्शन था काव्य खंड वाला, वो मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊँगा, इसमें आपका ये पूरा काव्य खंड कंप्लीट करा दूंगा। छोटा वीडियो इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, जल्दी जल्दी आप लोग जितना जो मैंने अभी बताया इसको आप तैयार कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और एक लाइक ज़रूर कर दो। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको होमवर्क है, ये आप याद कर लें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि आपके यहाँ से इतने प्रश्नों से कम आपके
5 से 8 नंबर तैयार हो जाएंगे। मेरा विश्वास माने 8 नंबर का सवाल है, इतना वीडियो जो मैंने दिया है इसको आप पढ़ लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।